नमस्कार मित्रों, मेरे फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हैं और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए इस दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए आपके पास उपस्थित हैं इस आयोजन के साथ। और पहले एक आपको भजन सुनाएंगे, उसके बाद फिर इस आयोजन से आपको जोड़ेंगे। कवि के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी विश्वविद्यालय के पटल पर मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत इस आयोजन को प्रसारित करते हैं और हम सभी विद्युत जनों का अभिवादन भी करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि पटल पर डॉक्टर यथार्थ जो मेरे मित्र हैं, बहन, उनका भी इस पटल पर स्वागत है। और इस प्रकार से सभी विद्युत जनों का अभिवादन है जो इस पटल पर इस आयोजन से जुड़े, जिसमें हम श्रेष्ठ रचनाकार को के जीवन परिचय से इसको परिचित कराते हैं एक रचना और किताब के पन्ने से। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मातरी, पर स्त्री जेने मातरी, जीवा थकी असत्य न भूले, सत्य न बोले, पर धन नव जले हाथ रे, वैष्णव जन को प्रेम करी। तो आदरणीय, हमने आपको ये भजन सुनाया, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई लागे रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान न लगे। तो कवि के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी विश्वविद्यालय के इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वान जनों का भी अभिवादन करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि पटल पर डॉक्टर यथार्थ दिल्ली से जुड़ी हैं, भावना द्विवेदी जी जुड़ी हैं, प्रमिलता विश्वकर्मा भी जुड़ी हैं, और सभी विद्युत जन जो इस पटल पर उपस्थित होकर के और इसके परोक्ष में देख रहे हैं, उन सभी का अभिवादन करते हैं। इस प्रकार से इस दैनिक आयोजन में हम आपको एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए इस आयोजन से जोड़ते हैं। और आज हम आपको पुनः अपने इस श्रेष्ठ मानव जन की के जीवन परिचय से परिचय कराएंगे, जिनका नाम है मदन मोहन मालवीय जी। और मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय को हम आपके साथ इस पुस्तक से करते हुए विगत दिनों में जितना पृष्ठ हमने आपको पढ़ के बताया था, जिससे कि उनके जीवन परिचय से आपको परिचित करा सके, उस विषय में
अब यहाँ पर आज का जो विषय है उसमें उनके जीवन परिचय से हमने आपको अवगत कराते हुए विभिन्न पहलुओं से आपको अवगत कराया। उनके रहने का स्थान नरेंद्र वाली स्थित है, उनका भी उनके रहने का स्थान जो काशी में उन्होंने बनवाया था वो मालवीवन के नाम से आज भी प्रसिद्ध है और उसमें वो रहते थे। उसके बाद उनके भोजन करने की जो जीवन शैली थी उसके विषय में हमने आपको अवगत कराया कि पीढ़े पे बैठ करके वो भोजन करते थे और उनका ब्राह्मण भोजन बनाने वाला कर्मचारी था वो नियमित रूप से, और वो भिक्षा के दान से कभी भी भोजन के विषय में नहीं उसको ग्रहण करते थे। उनका उद्देश्य था कि हम किसी से भिक्षा नहीं लेंगे और भिक्षा लेने में संकोच तब नहीं करेंगे जब हमें सार्वजनिक कार्य होती। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी रचना जो लिखी थी उसके कुछ अंश पुनः आपको हम सुनाते हैं। और उन्होंने कहा था इसमें जो उन्होंने लिखा है अपने संकल्प में वो यही कि मरी जाऊं मांगू नहीं, मरी जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमारथ के कारणे मोहिन आवेलाज, परमारथ के कार्य में मोहिन आवेला। अर्थात उन्होंने कहा था मर जाऊं लेकिन मैं भिक्षा नहीं लूँगा, और भिक्षा का दान तब हम लेंगे जब हमें सार्वजनिक कार्यों में परमारथ के दूसरों के कार्यों में लेना है, उसमें मुझे कोई भी लाज नहीं। और उसका स्पष्ट आज भी उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय उन्होंने दान दक्षिणा से और लोगों के सेवा शुश्रूषा से ही दिया था, उसको कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्यों में से जरा भी संकोच नहीं लगाया। तो ऐसे जीवन परिचय को हम जब आपके सामने लाते हैं तो हमें एक गौरव का महसूस होता है। और इस प्रकार से अब उनका जो जीवन परिचय था उसमें इनके रहने के स्थान मालवीवान, और उन्होंने जो पैसा है उसको 50,000 रुपये वापस कर दिया था, लेकिन उसको भारत में धर्मार्थ कार्यों में लगाने के लिए, और महामना का आश्रम, और इसके बाद उनके जीवन शैली और वेशभूषा के विषय में। तो उन्होंने सदैव जो है वो कुर्ता पहना और उस पर ऊपर से अंगूछा और टोपी लगाते थे। तो उसी क्रमागत में अभ्यागतों का आदर का जो सत्कार का जो उनका कार्यक्रम रहता था, जिससे कि वो मिलते थे, क्योंकि बाहरी वाली कक्ष में उन्होंने अपना स्थान बनाया था जहाँ पर वो मिलने वालों से मिला करते थे। भवनों के अंदर 4 कमरे होते थे, पीछे की तरफ बगीचा और आगे भी खुला प्रांगण था, जिसको कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप देखने जाएं तो मालवीवन आज भी वहाँ पर जो आपको जो है फुव्वारे वाला स्थान है वो उनका बाद में लगाया गया है, जहाँ पर उनकी मूर्ति आज लगी हुई है। तो इसी क्रम में आपको आगे बताते हुए अभ्यागतों का स्वागत किस प्रकार से और आदर करने में कोई भी संकोच नहीं होते थे। नरेंद्र लावण्या जी और भावना द्विवेदी जी, प्रेमलता विश्वकर्मा जो हमारे लखनऊ से हैं वो भी उपस्थित हैं, और इसके अलावा डॉक्टर यथार्थ और सभी विद्वजनों का अभिवादन करते हैं। तो ये दैनिक आयोजन हमारा अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक पर और साथ ही संयुक्त रूप से चलने वाले कवि के साथ कॉपी पर नियमित कार्यक्रम में 12 बजे उसको प्रसारित करते हैं। तो महामना से मिलने आने वाला अभ्यागत, चाहे वो विशिष्ट हो या सामान्य, अपने किसी स्वार्थवश आया हो अथवा परमार्थवश, प्रायः एक अतिथि हुआ करता था और उसके प्रति महामना का व्यवहार आतिथ्य भाव से भरा होता था। स्नेह भरी मृदुवाणी से स्वागत, उसे उचित आसन देना, खाने पीने के लिए पूछना, उसकी समस्याओं का हर संभव समाधान निकालना और उसे प्रसन्नतापूर्वक विदा करना उनके वैष्णवी स्वभाव का अविभाज्य अंग था। और महामना ने अपने व्याख्यान में कहा था कि सर्वास्या भाग्य तो गुरु, अभ्यागत सबसे बड़ा होता है, उसका आदर हमें सबसे पहले करना चाहिए, और अभ्यागतों का आदर न करना मनुष्यता व शिष्टाचार की हत्या है। यहाँ प्रस्तुत है समीपस्थ लोगों के कुछ महत्वपूर्ण संस्मरण जो संपादक जी ने इस पुस्तक में लिखे हैं, और ये पुस्तक आपसे अवगत कराना चाहते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी की महामना की आत्मकथा का चिंतन डॉक्टर उमेश दत्त तिवारी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वयं हैं उनके द्वारा इसमें लिखित है। तो अतिथियों के आश्रय
पूज्य मालवीय जी का गृह अपने अतिथि सत्कार के लिए व्याख्यात था। उनके घर का चूल्हा प्राय सर्वोदय के साथ जल जाता और कोई किसी का समय प्रस्थान करने वाला हो जो आया हो तो उसे भोजन करके ही जाना चाहिए। रात्रि के 1 बजे तक चौका जलता। अतिथि ब्राह्मणों और गौ यही तो हिंदू के आराध्य हैं। पूज्य मालवीय जी कहा करते थे कि कोई अतिथि मेरे पास किसी उद्देश्य से आए और निराश लौटने लगे तो मेरे प्राण उससे पहले चले जाना चाहिए। मतलब इतना सद्व्यवहार उनमें है कि उन्होंने इस बात को माना कि हमें उसका आतिथ्य करना ही चाहिए और आतिथ्य के बगैर हमारा जीवन अच्छा नहीं। तो वृद्धावस्था, रोगावस्था, इतना दुर्बल शरीर की उठकर बैठना कठिन, स्मरण एवं नेत्रों में शक्ति नहीं है, कोई बात स्मरण नहीं रहती और इस स्थिति में भी महामना गरीब छात्रों के सहायक पिता, दुखियों, आश्रय, उत्पीड़ों की राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधारों के मतदाता थे। सब उस पितामह के पास उस स्थिति में पहुंच जाते और असंतुष्ट होकर लौटते और संतुष्ट होकर लौटते। ठीक है। आदरणीय हमारे लावण्या जी सुन रहे हैं। ये प्रसारण हम आपको इस समय अपने एक रचना और किताब के पन्नों से प्रश्न पर करते हैं, जिससे कि जन जन में हम मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय को, और इसके पूर्व हमने गांधी जी की आत्मकथा से उनके चिंतन को प्रसारित किया था, जो 2000 वर्ष के 2021 से प्रारंभ होकर के 2022 में 1 वर्ष में पूरा हुआ। तो आतिथ्य सरकार में मालवीय जी से बढ़कर मुझे तो कोई कम से कम अपने 45 साल जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति देखने को नहीं मिला। कोई भी व्यक्ति चाहे वो अनजाना ही क्यों ना हो, जो ही उनके पास पहुंचता पहला प्रश्न वे उससे करते, क्यों भाई अच्छे तो हो, पहले भोजन कर लो फिर बातें होंगी, जहाँ तुम ठहरे हो वहाँ किसी वजह कष्ट तो नहीं है, नहीं तो यहाँ फिर आ जाओ, आदि आदि। वहाँ किसी वजह कष्ट तो नहीं है, नहीं तो फिर यहाँ आ जाओ, आदि आदि। कितना ममत्व होता था सत्कार के इन शब्दों में। ये रस्म वे रस्मी तौर पर अदा नहीं करते थे, बल्कि इसमें वात्सल्य की भावना के साथ साथ वास्तविकता का पुट रहता था। महामना का प्रयास था कि अतिथि को उनकी इच्छानुसार ही भोजन कराया जाए। इस वजह से वे स्वयं चौके में कई बार जाते और देखती भोजन कैसा बना है। एक बार पंडित जवाहरलाल जी आए, तब चौके में जाकर मालवीय जी ने रसोई से पूछा कि जवाहरलाल जी क्या बना रहे हो, सब्जी में क्या है, गुच्छी की सब्जी बनाए हो या नहीं। गुच्छी की सब्जी उन दिनों बहुत महंगी मिलती थी। महामना का स्वयं का भोजन तो बहुत सामान्य सात्विक होता था, पर अतिथियों के भोजन में किसी कमी नहीं आती थी। और मैं नीरज कंसोती जी को भी देख रहा हूँ, वो भी उस समय उपस्थित हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। और आप सब विद्युत जन इस पटल पर उपस्थित होकर मदन मोहन मालवीय जी की शिक्षा अभियान में उन्हीं के जीवन परिचय को देख रहे हैं। सभी का आदरपूर्वक सत्कार हम करते हैं। आदर। तो भिखारी को भोजन देने का ये जो यहाँ पर प्रकरण आया है, उसमें भी उन्होंने अपना विचार जो व्यक्त किया है। घोर गर्मी के दिन में दोपहर का समय था। मालवीय जी अपने कमरे में चारपाई पर लेटे विश्राम कर रहे थे। इतने में एक भिखारी की आवाज़ उनके कान में पड़ी। वह करुण समय कुछ खाने को मांग रहा था। माली जी बेहल उठे, अपने पुत्रों को पुकारा कि फिर मुड़ी बलिहारी पुराने भत्ते को आवाज़ दी। जब कोई नहीं बोला तो चारपाई से उठे, लकड़ी टेकते दीवार के सहारे कमर झुकाए बाहर निकले और इतने में बलिहारी आ गया। उनसे बोले, यह गरीब बड़ी देर चिल्ला रहा है, कोई नहीं सुनता, बड़ी लज्जा की बात है, अभी हमारे सामने भरपेट भोजन करा। दोपहर ढल चुकी थी। मालवीय जी भोजन करके निकलते ही थे कि साधु आए। मालवीय जी ने पैर छुए और पूछा, कहिए महाराज क्या सेवा करूं। साधु बोले, मैं भोजन चाहता हूं। मालवीय जी बोले, अच्छा आप जरा बैठिए, मैं अभी परोस करता हूँ। मेरे घर में चौका उठ चुका है, मैं पड़ोस के मुझ से लाता हूँ। और सचमुच साधु के मना करने की वो अपने भोजन ला। तो इस तरह का सद्व्यवहार रखना मालवीय जी के दैनिक क्रममय जीवन में उनका जुड़ा हुआ था। और उन्होंने जब भोजन वहाँ पे अपने यहाँ समाप्त हो गया था, फिर भी भोजन सामग्री साधुओं के लिए पड़ोस के भोजन से ला करके दी। तो इस तरह की जो मानवीय प्रकृति और श्रेष्ठता है, वो मालवीय जी के जीवन चरित्र को आज भी हमारे सामने उत्कृत करती है। जिसके जीवन में इस तरह की सरलता हो
और विचारों का आदान प्रदान ऐसा हो कि किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न पहुँचे, ऐसी भावनाओं को लेकर के जब मालवीय जी अपने जीवन में रहे तो उन्हीं सब चीज़ों को आपके सामने इन पुस्तकों से प्रसारित करने में हमें एक गौरव महसूस होता है। परोपकारी का जीवन व स्पंदन। अब विषय आया है परोपकारी का जीवन व स्पंदन। मैं परिवार सहित अपनी कन्या को हिंदू विश्वविद्यालय प्रविष्ट कराने बनारस गया था। गाड़ी लगभग दिन के 12 बजे बनारस पहुंची। गुरुकुल के अनुभव से मेरा ऐसा विचार बना कि प्रत्येक बड़ी सार्वजनिक संस्था में अतिथियों को ठहरने का स्थान तो होना ही चाहिए। इसी धारणा से एक बंद गाड़ी पर सब कुछ सामान लादकर हम लोग विश्वविद्यालय जा पहुँचे। पहले महिला आश्रम के द्वार पर पहुँचे। वहाँ के अधिष्ठात्री पूर्व परिचिता थी। उन्हें सलाह दी कि ठहरने के बाद आप लोग वाइस चंद्रन साहब से मिल लीजिए। इन दोनों एक कश्मीरी सज्जन विश्वविद्यालय के भाग्य विधाता थे। उनके बंगले पर गाड़ी ले जाकर मैंने अपने कार्ड भेजा तो एक मद्रासी क्लर्क ने आकर पूछा कि क्या काम है। यह उत्तर देने में कन्या को दाखिल कर आए हैं। कुछ घंटों के सामान रखने और नहाने के लिए जगह चाहिए। प्रत्युत्तर मिला कि ऐसा कोई स्थान यहाँ नहीं है। एक अतिथि गृह है परंतु वह एक राजा साहब के लिए रिजर्व हो चुका है जो परसों आने वाले हैं। यह टका सा जवाब पाकर गाड़ी का मुख बनारस के रेलवे स्टेशन में मोड़ देते यदि लड़की को विश्वविद्यालय दाखिल कराना न होता। जुलाई का महीना था। कड़ाके की धूप पड़ रही थी और छोटा बच्चा प्यास से परेशान था। अंत में लाचार हुआ एक पड़ोसी ने कि यहाँ अनिमंत्रित अतिथि बनना पड़ा। उनके यहाँ सामान रखकर स्नान किया और विश्वविद्यालय के आगे पहुँचे और आवश्यक पूछताछ की। तब मालूम हुआ कि कार्य पूरा करने के लिए 1-2 दिन ठहरना पड़ेगा। तो निश्चय किया कि पहले बाजार चलकर खाना खाया जाए, फिर शहर में रहने की जगह तलाश की जाए। जब विश्वविद्यालय से बाहर जाने लगे तो रास्ते में एक बंगले के द्वार पर मालवीय जी का साइन बोर्ड देखकर एकदम ने विचार कि यदि उनको सुविधा न हो तो उन्हें प्रणाम कर लेते हैं। अंदर जाकर उनके सेक्रेटरी पंत जी विराजमान हैं। वह बड़े प्रेम से मिली। प्रणाम करने की बात पूछी। उन्होंने कहा कि इस समय बाबू भोजन कर चुके हैं, शायद ही मिल सकें, उनका आराम करने का समय है। इतना उत्तर देकर पंत जी ने अनुभव किया कि यह उत्तर संसार के ठीक होता हुआ भी मालवीय के शिष्टाचार के अनुसार उचित नहीं होगा। सीधा इनकार मालवीय शिष्टाचार वर्जित था। मेरी निराशा को हल्का करते हुए पंत जी ने कहा, ठहरिए, मैं बाबू से पूछ कर आता हूँ। जब पंत जी पूछ कर आए तो उनकी चेहरे पर मुस्कुराहट थी। चलिए, बाबू ने बुलाया है, यह कहते कहते वो आगे चले गए। अंदर जाकर जो दृश्य देखा तो दिल बैठ सका। मैंने मालवीय जी के कई वर्षों बाद देखा था। और सौम्य मूर्ति तो सदा सीधी दिखाई देती थी। थकान, बीमारी और बुढ़ापे के कारण झुक गई थी। सुनने और बोलने में कष्ट अनुभव होता था। यह तो शरीर का हाल था, परंतु जब बातचीत हुई तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ उस निर्बल शरीर में वही बल, मस्तिष्क और हृदय विद्यमान है। उन्होंने पूछा, कहाँ ठहरे? यह प्रश्न हिंदू विश्वविद्यालय में मुझे बिल्कुल नया प्रतीत हुआ। मैंने उत्तर दिया, अभी तो कहीं ठहरने नहीं है, सामान्य जगह रख दिया है। मालवीय ने, क्यों, ठहरने को कोई स्थान नहीं मिला? इस प्रश्न के उत्तर में मैंने संक्षेप में अपनी बात सुना दी। सुनते हुए ध्यान रखा कि किसी की शिकायत न होने पाए। फिर भी मेरी कहानी का उन पर जो असर हुआ उसे देखकर वह पछतावा हुआ कि मैंने वह कहानी क्यों सुनाई। उनकी आंखों में पानी झलकने लगा। उन्होंने नौकर को इशारा करके अपने पौत्र पंडित श्रीधर मालवीय को बुलवाया और कहा, यह कितने दुख की बात है कि इंद्र जी परिवार सहित यहाँ आए और ठहरने का कोई स्थान न मिले। इस बंगले के ऊपर ये दोनों कमरे अभी साफ करवा कर रहने के योग कर दिए जाएं और भोजन का प्रबंध भी यही होगा। यह स्पष्ट था कि मालवीय जी का यह आदेश उनकी सहृदयता और विशालता का उज्ज्वल सबूत था। वहाँ इससे लाभ उठाना हम लोगों के स्वार्थ पड़ रहा था, क्या अमानुषिकता का प्रमाण होता। मैंने और मेरी पत्नी ने प्रतिवाद करने के लिए इकट्ठा मुंह खोला तो उन्होंने हाथ के एक इशारात्मक इशारे से हमें चुप करा दिया और सीधर वो सब प्रबंध जल्दी आदेश देकर विदा कर दिया। इस सारी घटना में मालवीय जी के हृदय का स्पंदन झलक रहा था जो उनके दीर्घायु परोपकारी जीवन का मुख्य। देखिए कितना सहृदय उनका है। यह बात आपको इस उदाहरण से पता चली कि पूरे विश्वविद्यालय प्रांगण में जब सब जगह उनको मना कर दिया गया,
सब जगह उनके पास रहने का स्थान नहीं मिल पाया। तो वो जब मालवीय जी से मिलने के लिए वहाँ पर गए तो मालवीय जी ने उनके सहृदय के भाव से देख करके पहले उनको भोजन कराया और उसके बाद उनके रहने के स्थान के लिए अपने ऊपर, अपने मकान के, अपने भवन के ऊपर के कक्ष में स्वयं में स्थान दिया, जिससे कि वो इस बात से बहुत ही भयभीत हो गए और उनका इतना सरल विशाल हृदय वाला व्यक्ति आज मुझे मिल गया है, जिसके कारण तो ऐसी सद्भावना और आगंतुकों के प्रति उनका जो लगाव था वो ऐसे उनके जीवन चरित्रों से पता था। और इस प्रकार से आज के इस 20 मिनट के आयोजन में हम आपके साथ जुड़े और पुनः आगे के आयोजन में हम आपको कल जोड़ेंगे। और इसमें के आगंतुकों के संबंध में एक विचार और आया है, वो हम सुना करके आगे का प्रस्ताव कल के लिए रखेंगे। महाराज से मिलने अनेक प्रकार के व्यक्तित्व थे, सैकड़ों व्यक्ति सहित के वे विभिन्न घेरावों से घिरे रहते। मैंने कभी किसी को मिलने से वंचित नहीं किया और ना तो महाराज के मुख से यह निकला कि वे किसी से नहीं मिलना चाहते। किंतु एक दिन उनके मुख से यह शब्द सुनने को मिला। हिंदू विश्वविद्यालय के बजट की विवेचना थी। प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक और मध्याह्न 3 बजे से 8 बजे तक। महाराज को बहुत सोचना और बोलना पड़ता था। 8:30 बजे घर पहुँचते ही उन्होंने कहलवाया, आज थक गया हूँ, किसी से आज ना मिलता तो अच्छा होगा। कहा गया कि आप विश्राम करें, मिलने वालों को समझा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, कैसे समझाओगे, इतनी दूर से लोग आवेंगे, बिना मुझसे वापस उन्हें अखरेगा। बताया कि सब हो जाएगा, आप चिंता न करें। उन्हें संतोष ही नहीं हुआ। तब फिर कहा कि बहुत पोलाइटली कहा, आश्वस्त होना पे वो भीतर चले। अब देखिए उन्होंने कितने अपनी आत्मज्ञान से कहा कि तुम कैसे कह पाओगे कि हम नहीं मिलेंगे। जो आगंतुक हमसे मिलने के लिए आ रहा है और हम उससे कह दें हम नहीं मिलेंगे तो ये धृष्टता होगी। फिर भी उन्होंने अपने जो है सेवक से यही कहा कि तुम बहुत पोलाइटली कहना, और तो कह करके अंदर चले गया। तो ऐसे जीवन चरित्र को हम आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए इस पुस्तक वाचन से आपके सामने सम्मिलित हुए। और आज के आयोजन की समाप्ति यहीं पर होती है। और हमारा 20 से 25 मिनट के बीच का जो आयोजन है दैनिक रूप से, जिसमें कि हम उनके जीवन परिचय को बताएं। और इसी रिकॉर्डेड प्रोग्राम को YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, जहाँ महामना मालवीय जी के जीवन परिचय को हम प्रसारित करेंगे। अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर आपको श्रीकांत SRIKANT-TAIRNG@youtube.com को आप देख सकते हैं, जिसमें शैक्षणिक कार्यक्रमों के बहुत से वीडियो संकलित हैं। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप भी इसको करके इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और विद्युत प्रवाह चतुर्विधि और इसके अलावा अन्य सभी लोग जो है जो यहाँ पर नीरज कांत सूती जी भी, नरेंद्र लावलिया जी भी हैं और डॉक्टर यथार्थ भावना देवी, प्रेम वर्मा, इन सभी का वाचन करते हुए आपसे आज की इस पुस्तक वाचन से समाप्त करते हैं। और इसमें संभवतः 3 से 4 पृष्ठ बचे हुए हैं और इनको समाप्त करने के बाद किसी और श्रेष्ठ जीवन परिचय को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान में मदन मोहन मालवीय जी का शिक्षा के आयोजन में उनका जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने में हमें गौरव महसूस होता है। और हमारे इस पटल से, कवि के साथ कॉपी पटल से, एक पुस्तक का विमोचन भी होने जा रहा है, जिसका नाम मदन मोहन मालवीय जी का जीवन परिचय, उनका दर्शन है। और कवि के साथ कॉपी पटल पर कबीर की कार्यशाला भी प्रसारित हो रही है, इसमें कि आप जो है अपनी रुचिपूर्वक अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः मिलेंगे इसी पटल पर। जय हिंद, जय भारत। और सुरक्षा दायित्वों के निर्वाह की रचना में सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार।